सेट ही सबके पास अभी अभी मंगाए होते हैं। ये तो आपका लाइक पढ़ते हो? हाँ तुम्हारे पास तो है ना सेट? पढ़ते तुम पढ़ते हो? ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 70 रुपये की आती है। कौन सी अच्छा टिकट चलो जी कीबोर्ड वाली है। हाँ, यही कीबोर्ड। कहाँ से लिया है? ये वाली ली है? 220 की है। और ये ये आठ हो गए। इतनी भी मिल रही है बहुत ये कीबोर्ड फिजिक्स अभी मैंने बायो ली है तो मैं बता रहा हूँ वीडियो मैंने लिया है बायो सिर्फ एक मिनट प्रिंट के लिए उस पर लेकिन बस ये कवर चाहिए बाकी अंदर सब कुछ सेम कोई नहीं। अच्छा ले लिए तो कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। ले लियो तो महंगी चीज़ है तो ज़्यादा मेहनत करो। ये वाली लोगे तो महंगी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं ना, जाने दो, दुखी मत हो। साइटोस्केलेटन में हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, स्टार्ट किए थे ना। साइटोस्केलेटन हमने देखा था। हाँ तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। किसका बना होता है ये? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये सेल को प्रोवाइड सेल शेप हेल्प इन लोकोमोशन and plays क्या होता है साइटोस्केलेटन? ये सेल को उसका शेप प्रोवाइड कराता है। तो सेल का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, देखने में कैसा रहेगा शेप, ठीक है, वो प्रोवाइड कराता है। उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, यहाँ से वहाँ तक चलने में हेल्प करता है। और तीसरी चीज़, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनको उनका कोई पर्टिकुलर जगह सेल में क्या है वो फिक्स करने में हेल्प करता है। मतलब कि जैसे ये मान लो ये पैरामीशियन है, ठीक है। पैरामीशियन तुमने देखा किताबों में तो देखा ही होगा पैरामीशियन। जैसे उसके ऊपर सीढ़ियाँ होती है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में। इसके जैसे हमारे हाथ में जैसे हम लोग तैरते हैं तो हाथों को यूज़ करके तैरते हैं ना, वैसे ही इसके पास छोटे छोटे होते हैं, उसको हम लोग सीढ़ियाँ बोलते हैं कि उसके फ्लो करके ऐसे ऐसे आगे मूवमेंट करता है इसको सीढ़ियाँ करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है ये मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट या लोकोमोशन, एक ही चीज़ है। दूसरा काम हो जाएगा कि मान लो कोई फूड पार्टिकल है यहाँ पे, तो इस सीढ़ियाँ की हेल्प से इसका जो माउथ होता है यहाँ के करीब होता है, तो इस सीढ़ियाँ की हेल्प से इस फूड पार्टिकल को यहाँ ढकेल के यहाँ लेके आए, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये लोकोमोशन समझ में आ गया। और इसमें मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर्टिकुलर इसी प्लेस पे है
इसको कौन डिफाइन कर रहा है? साइटोस्केलेटन ही डिफाइन कर रहा है। बाहर एक बात है, तो ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। ये पहले सेल का शेप प्रोवाइड कराता है, दूसरा उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, तीसरे उसके ऑर्गेनेल्स कहाँ रहेंगे उस जगह को फिक्स करता है। तीन चीज़ समझ में आ रहा है ना? जो वर्ड नहीं समझ में पूछ लेना। तुम तो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है तुम्हारी ना, बीच में से उठ के भाग जाते हो आधा क्लास करने के बाद, काम पड़ गया। और संडे वाले दिन फोन करके पूछते हो कि सर क्लास चलेगा कि नहीं? संडे क्लास नहीं चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, हमने ये सब चीज़ें पढ़े थे कि जो साइटोस्केलेटन होता है ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। क्या क्या होता है बताओ? पिछले क्लास में पढ़े, रिवाइज करके नहीं आते क्या तुम लोग? साइटोस्केलेटन हम लोग देख रहे हैं ना, तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, कॉपी खोल के बताओ। और सामने ये सर ये याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। अरे यार याद क्यों नहीं होता? ऐसा क्या है यार? इतनी बड़ी खोपड़ी तुम्हारी, उतनी बड़ी मेरी, मुझे याद होता है, याद हो जाएगा। इसका समझ में नहीं वर्ड्स भूल जाता है इसके। लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो, 2-3 बार रिवाइज करो। आप उसको सुना दिया करो, बगल वाले को सुना दिया करो। अरे कैसे नहीं सुना जाए, जब सुनाओ। बर्थडे मना रहा था, याद था। चलो भाई, रिलेटेड है बर्थडे। साइटोस्केलेटन जो होता है तीन टाइप का होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। बोलने में याद होता है। लास्ट है माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, यस सर। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? हाँ बताओ, किसका? केराटिन। सुना सुना सा लग रहा है वर्ड, केराटिन प्रोटीन। नहीं सुना है? बाल तुम्हारे किसके बने हैं? ये जो जूट बने रही, किसके हैं तुम्हारे बाल बने हुए? ये भी केराटिन। ये नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, ये भी किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन का। और ये माइक्रो फिलामेंट है, ये बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये सब प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये केराटिन प्रोटीन का, और ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है, बहुत सारी सेल्स में पाया जाता है, पर सबसे बेहतर तरीके से एक्टिन और मायोसिन का प्रेजेंस हमको दिखता है हमारे मसल सेल्स में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। रबड़ है, रबड़ को जैसे फैलाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फैलाए तो कॉन्ट्रैक्शन, छोड़ दिए तो रिलैक्सेशन। वैसे हमारी मसल्स होती है, जब काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब रेस्ट करते हैं तो रिलैक्स हो जाती है। तो वहाँ पे क्या एग्जाम होता है सर, हिंदी में दोनों होता है। कैसे? इनका एग्जाम नीट का एग्ज़ाम? हाँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों होता है, पीछे इंग्लिश होती है और एक साथ में ही होता है। तो हिंदी चॉइस करना ऐसा है, अब हमें दिए हुए हो गया यार 7 साल, मुझे भूल गया, पैटर्न चेंज हो गया होगा, क्या होगा। हाँ? इसी 17 तारीख को जाएगा इस बार। फॉर्म भरे हो? चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस लो, क्या ही दिक्कत है, ट्राई करो। अभी पढ़ो तो कम से कम, फॉर्म भरे तो कम से कम थोड़ा तो इफर्ट लगाओ कि कम से कम 50% मार्क्स लेके आओ। ज़्यादा ले आओगे? चलो मार्कशीट की स्क्रीनशॉट लेके दिखाना मुझे। मार्कशीट लेके आ रहे हैं। ठीक, तो ये साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। 4 बार बोलो तभी याद होगा, मेरे बोलने से मुझे याद होगा, तुमको याद करना है ना। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना होता है?
ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बनाता है? केराटिन प्रोटीन। किससे? तुम भी बोलो भाई, तुमको खाना बनाने खा के आई हो क्या? केराटिन प्रोटीन। और माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक, अब देखो जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमें पढ़ना है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है? माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बना होता है? एक बना होता है स्पिंडल फाइबर, एक बना होता है तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या क्या बना होता है? स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, सीलिया और फ्लैजिला बना होता है, और सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल पढ़ा। एक एक स्ट्रक्चर को भी हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल से बना। हाँ, मतलब अगर हम लोग इनको काट के देखेंगे तो इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके भी देखते हैं। तो ये इतना क्लियर हुआ ना, कोई साइटोस्केलेटन पूछेगा तो किससे बना होगा तुरंत बता ले जाएंगे हम लोग। बेसिकली हमारे बॉडी में 3 टाइप का साइटोस्केलेटन पाया जाता है। कौन सा साइटोस्केलेटन किस प्रोटीन से बना होता है ये भी पता। ठीक, इसके बाद हम लोग मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सीलिया फ्लैजिला पढ़ लो, स्पिंडल फाइबर पढ़ लो, जिससे पढ़ना पढ़ो। तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी बनाया था मुझे, जहाँ तक याद आ रहा है। बनाया था ना? किसका बनाया था? सीलिया फ्लैजिला का बनाया था। कोई नहीं, तो उस पर आते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल पढ़ रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला का किसका बना है? सीलिया और फ्लैजिला का देखो जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सब एनसीईआरटी का ही है। बस ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर में दिया है, वो किसी और चैप्टर में दिया है, 12th वाली बुक में दिया है। तो कनेक्ट करके चीज़ें पढ़नी है हम लोग को। जो अपना सब्जेक्ट है तो क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। कोई भी चीज़ होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड होता है। तो कुछ चीज़ें हैं इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि वो वर्ड तुम्हारे दिमाग में रहे। जब वो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ें तो वो वर्ड कम से कम रहे। अब ऐसा रहेगा कि पहली बार सुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये वर्ड पहले से रहेगा दिमाग में तो थोड़ा सा हेल्प होगा। अब देखो हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, सेंट्रियोल। क्या पढ़े थे? सेंट्रियोल पढ़े थे ना, किस में प्रेजेंट होता है? जब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ रहे थे। प्लांट सेल भी ज़्यादा बड़े होते हैं क्या? हाँ, गलत। क्या होता है? हाँ, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते सेंट्रियोल। ठीक है, अब देखो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। 2 ड्रम, छोटे छोटे ड्रम्स को हम लोग परपेंडिकुलरली रख दे एक दूसरे के 90 डिग्री। मान लो ये एक ड्रम है, दूसरा एक ड्रम है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों को क्या परपेंडिकुलर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये जो है ऊपर और नीचे दोनों साइड पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल का काम कहाँ होता है बता रहे हैं, परेशान नहीं होने का। अब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़े थे ना, थोड़ा सा सेल डिवीज़न क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कोई सेल डिवीज़न को डिफाइन कर सकता है? कोई एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, इतना तो पता है ना? हाँ, सेल डिवीज़न का इतना तो मतलब पता है ना, कोई एक सेल जो होती है 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है डिवीज़न का, इसी में हेल्प करता है तुम्हारा सेंट्रियोल। कैसे हेल्प करता है? देखो होता क्या है कि अब मान लो कोई एक सेल है, एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड हो रही है तो पहले वो क्या करेंगे?
पहले उसके अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, उन सबका नंबर डबल कर लेंगे। मान लो ये सेल है, इसमें हमारा 46 क्रोमोसोम है, ठीक। तो अगर ये डिवाइड करेगी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो 23 और 23 हो जाएगा। फिर ये कभी डिवाइड करिए कैसा हो जाएगा 11.5 ऐसे हमेशा कंटिन्यूस कम होता जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए सेल क्या करता है जब डिवाइड होने वाला होता है तो अपना नंबर डबल कर लेता है, 46 + 46, ठीक। ऐसी कंडीशन हो ताकि इसमें जब डिवीजन हो तो 46 आए और ये 46 है। इतना क्लियर है ना। अब क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में अभी हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ेंगे अच्छे से, पर इतना जानो कि डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोसोम। अभी बस इतना समझो कि डीएनए को ही हम लोग लपेट के क्रोमोसोम के फॉर्म में बना लेते हैं। तो वो क्रोमोसोम क्या होता है, अपना जो अमाउंट होता है वो डबल कर लेता है सेल डिवीजन से जस्ट पहले। अब क्यों करते हैं डिवीजन समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब एक सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पे एक फेज होता है जिसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज के टाइम में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो एकदम सेंटर पे आके सेल के सेंटर पे आके प्रेजेंट हो जाता है यहाँ, ठीक। ऐसे इनका एकदम एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको मेटाफेजिक प्लेट हम बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सेंटर पे सारे क्रोमोसोम आके इकट्ठा हो और एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना दिए, इनको लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। उस फेज का नाम है मेटाफेज, इसलिए नाम इसका रख देते हैं मेटाफेजिक प्लेट। बेसिक दिमाग में रखो कि जितने क्रोमोसोम है वो क्या होता है सेंटर पे अरेंज हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, ठीक है। ये भी क्या होता है, फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या नाम देते हैं, स्पिंडल फाइबर। देखो इनका काम क्या होता है कि अब ये क्या करेंगे, इससे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जस्ट सेंटर में, ठीक है, जस्ट सेंटर में तुम्हारा काइनेटोकोर पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, काइनेटोकोर। अभी पूरा हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा चीज़ें। बस अभी इतना जानो कि इससे कुछ प्रोटीन की फिलामेंट निकलती है जो इन दो क्रोमोसोम ऐसे डबल किए हैं उनको अलग करने की, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके बाद। देखो क्या होगा, फिर लग रहा है कि ये क्रोमोसोम रहा होगा, और जब इस साइड में इसको पुश किया होगा, ये क्या होता है कि छोटा होने लगता है। ये स्पिंडल फाइबर, ये प्रोटीन किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बनाते हैं, हम लोग पढ़े हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो तुम्हारे सेंट्रोसोम से निकलता है, सेंट्रियोल से निकलता है, और वो क्या करता है, इसके आगे इस पर अटैच हो जाता है तुम्हारे किस पे, न्यूक्लियर क्रोमोसोम पे, ठीक। अब क्या होगा, ये जो फाइबर होगा धीरे धीरे छोटा बनने लगेगा, शॉर्टेन होगा। तो शॉर्टेन होगा तो मान लो कोई चीज़ है, इसको हमने यहाँ पे ये चीज़, दो चीज़ें इस पर अटैच हो गया है, अब इसको हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा, बीच से टूट जाएगा ना। अगर ये अभी कमजोर है तो तार टूटेगा, लेकिन अगर ये मजबूत है तो ये सेंटर से टूटेगा ना। तो वही होता है, क्रोमोसोम सेंटर से टूट जाता है। तो ये एक पार्ट इस साइड में जाने लगता है, एक पार्ट इसके साइड में जाने लगता है। जैसे तो दो कम ऊपर की तरफ, दो कम नीचे की तरफ, वैसे कंडीशन हो गई, ठीक। तो अब देख लो इसका काम क्या है, बस इतना समझो कि हमको सेंट्रियोल के बारे में जानना था कि इसका काम क्या है। सेंट्रियोल के थ्रू स्पिंडल फाइबर निकलता है, और उसी स्पिंडल फाइबर के थ्रू हमारा क्रोमोसोम जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर ये एनाफेज होगा, इसका सेल जो है इस तरह यहाँ पर यहाँ से दो सेल बन जाएंगे। इस पर ये ऊपर एक अलग सेल बना देगा, एक अलग सेल बना देगा, कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है कि यहाँ पे
एक स्ट्रक्चर हम लोग को समझ गए कि सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल कैसा होता है? ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक 90 डिग्री पे 90 डिग्री। एक इसका बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक। और इसके जस्ट ऊपर ना ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, इसके साइड में कुछ लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे यहाँ पे। इसको इन लिक्विड को या सब्सटेंस बोलो या लिक्विड बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। इसका मतलब देखो, नाम से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। पेरी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पेरी का मतलब होता है अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ। अब सेंट्रियोल की पेरी है, मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट मटेरियल, ठीक। वही ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के चारों तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। तो पेरी का मतलब अराउंड होता है, तो सेंट्रियोल के अराउंड जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। कितना क्लियर है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल इक्वल टू सेंट्रियोसोम, ठीक। ये दोनों के पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। याद रखना है, सेंट्रियोल हो गया या सेंट्रियोसोम हो गया, दोनों क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक। इतना क्लियर हो गया? और इन्हीं से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा सेंट्रोसोम और ये तुम्हारा स्पिंडल फाइबर, तीनों किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग इसका डाइसेक्शन करेंगे। अगर हम लोग इनको डाइसेक्ट करें, इनको काटें, तो हमें कुछ स्ट्रक्चर, मान लो एक माइक्रोट्यूब्यूल को, एक हम सेंट्रियोल को काट दिए, ये जो हम लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा था ऐसा, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से काट दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमको ऊपर से। अगर हम देखें, अगर यह है इसके बीच से काट दिया तो हमें ये बाहर वाला स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, वही हम देखते हैं ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें क्या होता है? इसको काट, ये तुम्हारा सेंट्रियोल है, ठीक। सेंट्रियोल को हमने काटा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब क्या करके वो साथ में बनाना। अब इसका एकदम पहला वाला और इसका लास्ट वाला जोड़ देंगे, इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला, इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला। ठीक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बीच में यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन पाई जाती है। बीच में एक सेंटर में प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है? देखो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? प्रोटीन से बना। किस प्रोटीन से बना? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ये एक जो है माइक्रोट्यूब्यूल है। यहाँ पे कैसे कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल इधर हो गए, ऐसे 3 के 9, तो 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब समझ रहे हो ना? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक बार प्रेजेंट है, और वैसे टोटल कितने हैं? 9। ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये 2 3 4 7 6 7 8 9, ठीक है। तो 9, और सेंटर में कोई क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं 9+0 अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? 9+0 अरेंजमेंट। नीट का क्वेश्चन यही आता है, पक्का आएगा।
इक्वेशन फिक्स है। इसका अगर एक फ्लैजिला का है तो दोनों में से इक्वेशन फिक्स है, आना ही आता है। हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया ना, क्या अरेंजमेंट था उसमें? लास्ट क्लास में क्या अरेंजमेंट था? लास्ट क्लास में फ्लैजिला के स्ट्रक्चर पढ़े थे ना हम लोग। अरेंजमेंट क्या था? अभी एक बार फिर से बता देंगे। अरेंजमेंट क्या था उसका? 9+2 अरेंजमेंट था, याद नहीं है? फिर से भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। 9+2 अरेंजमेंट था। इसमें कैसे 9+0 अरेंजमेंट है? क्यों यहाँ पे 9+ है? कि पेरीफेरी पे 9 ट्रिपलेट्स हैं, सेंटर में 0 है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है। किसमें? ये तुम्हारे सेंट्रियोल में, सेंट्रियोसोम में, ठीक है। 9+0 अरेंजमेंट, ये याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ देगा 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+2 पाया जाता है, 9+1 पाया जाता है, ऑल ऑफ द अबव पाया जाता है। तो क्या याद है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में नहीं, ये सेंट्रियोल की बात हो रही है। यहाँ पे एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है भैया, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है ऐसे, ये ऐसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही अरेंजमेंट हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर की लेयर मिला के, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इससे भी कनेक्टेड होता है। फ्लैजिला में अभी देखो अंतर, हम उसकी बात करेंगे। चीज़ें वही है, यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, वहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था। बस यहाँ पे देखो 9×2, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट है, 9×3 हो जाएगा ना भैया। 1 2 3 ऐसे 9 है, 9×3 टोटल कितने पाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल? 27 माइक्रोट्यूब्यूल। वहाँ पे कितने थे? 9+2, 9×2 डबलेट था ना वहाँ पे, याद है ना? डबलेट था 9×2 प्लस सेंटर में वहाँ पे 2 था, कितने हो गए? 20 माइक्रोट्यूब्यूल। तो थोड़ा सा डाटा में याद रखना है, ये डाटा भूलना नहीं है, तो डाटा भी याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस टॉपिक से, साइटोस्केलेटन टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनना फिक्स है, आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। तो उसको ध्यान से इसी लिखना, ठीक। इतना समझ में आया? और ये एनसीईआरटी में बच्चे पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है। सब कुछ लिखा है, जितना मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखा है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है। तो इस कितना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर बना लोगे ना। अब पूछेगा इसमें डबलेट पाया जाता है, ट्रिपलेट पाया जाता है, तो बता लोगे ना। ट्रिपलेट पाया जाता है। किसमें ट्रिपलेट पाया जाता है? सेंट्रियोल या सेंट्रियोसोम की बात करेगा तो उसमें ट्रिपलेट पाया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा फ्लैजिला या सीलिया की बात करेगा तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? डबलेट पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं बना होगा शायद। ये हो गया। अब देखो एक स्ट्रक्चर और हम लोग देख लेते हैं, क्या है? बेसल बॉडी। ये क्या होता है? किसी को याद है बेसल बॉडी क्या होता है? पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, बट बेसल बॉडी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? याद करो, याद है किसी को? पहले दूसरे क्लास में ही पढ़े हम लोग यार। फिलामेंट, अरे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में पढ़े थे। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, उसमें 3 पार्ट होते थे। एक बेसल बॉडी होता था, एक हुक होता था, और एक क्या होता था? फिलामेंट होता था। ऐसे ही यूकैरियोटिक जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। एक तुम्हारा फ्लैजिला होगा और एक होगा तुम्हारा बेसल बॉडी। इसी बेसल बॉडी से तुम्हारा फ्लैजिला ओरिजिनेट होगा। तो अगर इस बेसल बॉडी के बारे में पूछा जाए तो बेसल बॉडी किसका बना होता है? कहीं जगह सेंट्रियोल और सेंट्रियोल लाइक,
ठीक है। तो ये भी किसका बनाता है, बेसल बॉडी किसका, सेंट्रियोल या सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन अब यहाँ से बन सकता है कि बेसल बॉडी में कैसा अरेंजमेंट पाया जाएगा, मतलब बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल कैसा अरेंजमेंट पाया जाएगा, ट्रिपलेट में पाया जाएगा। तो हम उसको ऐसा बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट। जब अरेंजमेंट पूछेगा 9+0, अगर स्ट्रक्चर पूछता है तो बोलेंगे ट्रिपलेट पाया जाता है कितने, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसीलिए बेसल बॉडी क्या है, ये बात है, ये क्या है, ये क्या है, क्यों, इन्हीं से इनका ओरिजिन हो रहा है। ऐसा दिख मत देना, एक समझने के लिए कि देखो बेसल बॉडी है तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये फ्लैजिला है तो इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 50 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये किससे बना हुआ है, फ्लैजिला ओरिजिनेट किससे होता है, बेसल बॉडी से होता है। सीलिया, फ्लैजिला, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्सटेंशन होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मतलब कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता होगा, अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ऐसे ऐसे निकलते हैं। तो क्या होता है, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे ऐसे निकलती है। पूछेगा कभी कि अगर इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, तो लिखेंगे या करेक्ट कि ये एक्सटेंशन होता है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कहीं कहीं कि जो आपके सीलिया या फ्लैजिला होते हैं कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए स्ट्रक्चर का पैरामीट्रियम हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी से सीलिया निकली है, इसी से सीलिया निकली है। तो ये क्या, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का आउटग्रोथ है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थोड़ा सा बढ़ गया है, बढ़ के उसने क्या बना दिया, सीलिया बना दिया है या फिर फ्लैजिला बना दिया है। लेकिन उसके अंदर हमको क्या मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलता है। क्लियर है, इतना कहीं डाउट है, समझ में आया आपको। क्या नाम है, गौरेंद्र, समझ में आ गया। तो साइटोस्केलेटन अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज जाके घर पे। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है घर पे जाके पढ़ते हो कि नहीं, तुम्हारे पास तो था ही नहीं, तो पढ़ते ही नहीं होगे अभी तक। पढ़ते थे, तुम पढ़ती हो, उसमें कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जिसमें तुम लोग कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ो, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया तो आगे क्लास में पूछेंगे, कोई पूछता तो नहीं है, मतलब सब समझ में आ जाता है जो। और मैं ये चैप्टर ख़त्म होगा, टेस्ट तो होगा ही, वो तो होना ही है। चैप्टर रिवीजन हम अकेले नहीं करेंगे, अब हम लोग दोनों लोग मिलके करेंगे। कैसे करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी एक पेंसिल लेंगे और एनसीईआरटी लेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइंस आपको लगेगी उसको मार्क करेंगे। वो हम चेक करेंगे कितने, क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहीं ये फालतू की चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट लग रही है आप लोगों को, ये मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रिवीजन करेंगे। तो इंग्लिश ज़्यादा बेहतर है, इंग्लिश सरल नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा सरल है, डरावना नहीं है, हिंदी के वर्ड बहुत डरावने होते हैं। मैं भी 10th तक हिंदी में पढ़ा हूँ, और मुझे कुछ उड़ता था तो मैं 9th 10th में हमारे स्कूल में हिंदी चलता था, पर मैं इंग्लिश बुक लेके पढ़ता था। क्यों, डर लगता था इन वर्ड से। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब हिंदी में पढ़ा हूँ, लेकिन साइंस और मैथ में इंग्लिश में पढ़ता था। अपने खुद से टीचर नहीं पढ़ाता, तो मैं खुद से पढ़ता था कि भाई नहीं कर पाएंगे इंग्लिश हिंदी में इतना। ठीक है, अब नीट का, नीट में यार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट मिला, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर मैं ग्रेजुएशन कर लेना होता। फिर अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, खाली नहीं, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो दिया था, नहीं हुआ, फिर देंगे, आगे भी देंगे। चलो अब अगला फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक बार और से बना लेते हैं, कल जल्दी जल्दी हम लोग बनाए थे। फ्लैजिला में देखो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार प्रैक्टिस करोगे तभी डायग्राम याद होगा, डायग्राम याद होगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। बायो का मतलब है डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पढ़ोगे, देखो जो लाइनें लिखी है मैं डायग्राम में तुमको पढ़ा रहा हूँ, लाइन सारी लिखी है जो डायग्राम में मैं बता रहा हूँ। तो बायो का मतलब है डायग्राम। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने उसके एक एक कीवर्ड्स को यूज़ करोगे, और कीवर्ड जो लिखा है समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो आके पूछो, पहले मुझसे नहीं पूछ पा रहे, आपस में तो पूछ सकते हो, आपस में नहीं समझ में आया तो फिर हमसे पूछो, लेकिन करो नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर।
कोर। कोर को ही एक और नाम देते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। ठीक, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका कोर होता है जिसको एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक, और इस एक्सोनीम में हमारे पास डबलेट होते हैं। क्या होते हैं? 9 डबलेट होते हैं। सेंटर में 2 होते हैं, एक सेंट्रल सीट प्रेजेंट होती है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज होता है। ये आपस में भी क्या होते हैं? ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। और सॉरी, ब्रिज के थ्रू नहीं होते, इससे ब्रिज। ठीक है, और इसके साथ भी आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? स्पाइक्स के थ्रू जुड़े होते हैं। छोटा डायग्राम बन गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, डायग्राम छोटा बन गया, सेटिंग दिया है, तो इसको घर पे जाकर एक्सेस कोशिश करेंगे। हाँ, ये डायग्राम ऐसा ही है, इसमें थोड़ा छोटा बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है, बनाना ये वाला चाहते थे। ठीक है, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। एक सबसे बाहर वाला ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर इसके जस्ट ये जहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कोर बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में जोड़ता है, इसको ब्रिज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। ये जो एक छोटे छोटे इनको स्पाइक्स बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं, स्पोक। ये वाले जो सेंट्रल सीट से, इसको सेंट्रल सीट बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसको सेंट्रल सीट बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सीट बोलेंगे। ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रिज बोलेंगे। जो सेंटर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलेंगे। ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना होता है, तो ब्रिज हो गया। ये देखो, इसको बोलेंगे स्पोक्स बोलेंगे। स्पोक, ये जो तुम्हारे ये क्या कहते हैं, डबलेट को सेंट्रल सीट से जो लाइन जोड़ गई, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे? स्पोक बोलते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है हमको? 9 + 2 का अरेंजमेंट है। टोटल कितने नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9 × 2 + 2 दैट इज 20। कैसे हैं 9 + 2 + 2? 9 × 2 + 2 डबलेट है। डबलेट है। कितने डबलेट हैं? 9 डबलेट है, और 2 सेंटर में है। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 20 माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ, 20। ठीक, ये हो गया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये ना नेक्स्ट टॉपिक। एक बचा होगा और शायद यार, क्या कुछ छूटा है क्या बीच में? न्यूक्लियस तो बच्चा इतना याद है मुझे, बाकी उसके अलावा कुछ छूटा नहीं है पॉइंट। ये राइबोसोम हुआ कि नहीं? हो गया है? कितने यूनिट होते हैं? मुझे याद नहीं। चलो, ये हो गया ना बेटा? नेक्स्ट चलते हैं जल्दी, आज खत्म करके जाना है। हाँ, हो जाना चाहिए। तो 2 ही टॉपिक बचे, एक न्यूक्लियस, एक राइबोसोम। अरे वो हवा वाला बताया था, अभी अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ ले। बात कोई कुछ पढ़ा रहे तो उसमें राइबोसोम के बारे में 2 लाइन बोल दिए। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताया कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका बना होता है, सब सेल के स्ट्रक्चर में राइबोसोम की बात हुई थी बस। अब देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोई सेल है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर ये है। स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ये तो प्लास्टिड था, स्ट्रक्चर का प्लास्टिड है। कोई नहीं, अब परेशान मत हो,
देख लेंगे, नहीं पढ़ लिए तो डिवाइस हो जाएगा क्या पूरा है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस। इतने दिन से ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई नहीं कहता सर क्यों इसमें गैप है। तो पूछा ये पता होगा तुम लोग सब जाने आने की क्या 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 सही बोला था। हाँ जाने आने के लिए जाना क्या हिंदी बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। न्यूक्लियर कोर हिंदी में क्या बोलते हैं? छेद में कुछ बोलते होंगे कोई सा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर, केंद्रक क्षेत्र। केंद्रक क्षेत्र भाई, हिंदी में केंद्रक क्षेत्र हो गया, इंग्लिश में न्यूक्लियर कोर हो गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दो मतलब मेम्ब्रेन है उसकी डबल लेयर होती है। ठीक, तो ये एक लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया। कहीं कहीं दोनों लेयर्स क्या होती है आपस में फ्यूज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या बनता है? न्यूक्लियर कोर बनता है। तो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे फ्यूज है ना, दोनों आपस में मिल जाती है। कहीं कहीं दो लेयर्स होती है, दोनों लेयर्स कहीं कहीं आपस में मिल जाती है। तो जहाँ मिलती है वहाँ पे क्या हो जाता है? न्यूक्लियर कोर बन जाता है। तो यहाँ पे मिली तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियर कोर बन गया। क्लियर? फिर देखो अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ मटेरियल भरे होंगे, सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। बाहर में जो स्ट्रक्चर भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता होगा? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए में। आपने देखा और कभी मैं बोलता हूँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कभी बोल देते हैं क्रोमेटिन, कभी बोल देते हैं क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है? अभी हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए होता है, पर उसी के कंडेंस फॉर्म को उसके कंडेंसेशन के बेसिस पे हम लोग उसको क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, डीएनए का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए। डीएनए तो सबको पता नहीं क्या होता है। पता है आपको डीएनए क्या होता है? क्या होता है यार? इतना तुम्हें मत बोला करो, इतना मत खा लिया करो। तो डीएनए होता है। अब डीएनए क्या है? एक सेल में अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। ये अप्रॉक्स ले लियो, अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। हाँ मीटर। डीएनए की लेंथ जो होती है एक सेल के अंदर 2.2 मीटर होती है। ठीक, और हमारा न्यूक्लियस का साइज देखें तो कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। करोड़ों सेल है, बहुत सारी सेल है। सेल की बात नहीं कर रहा, बस अभी एक सेल पे फोकस करो कि न्यूक्लियस का जो साइज देखेंगे 10⁻6 है, माइक्रोमीटर में होता है ना, नैनो नहीं होता, ये माइक्रोमीटर होता है। तो मतलब इतने छोटे में मीटर कैसे घुस जाएगा? मतलब ये इतना छोटा सा, और इसके अंदर हम डीएनए बने हैं जो कि 2.2 मीटर का है। अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन पाई जाती है जिनको हम लोग नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए क्या होता है? इसके ऊपर रैप हो जाता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर, लपेट दिया जाता है डीएनए में। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? देख रहे हो, ये हिस्टोन प्रोटीन है।
और इसके ऊपर क्या हुआ, डीएनए को लपेटा गया, रैपिंग की गई साइज छोटा करने के लिए। तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, इसको लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक, एक एक स्ट्रक्चर नाम याद रखने के कई इसमें हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियस, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये जो छेद है इसमें, इसको न्यूक्लियर कोर। ये डीएनए है, डीएनए अगर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर दिया गया तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पर रैपिंग हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक, लेकिन अब ये देखो आपको स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ठीक है, तो कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कोई माला है, कोई धागा है, उसके ऊपर मोतियाँ रखी गई, ऐसा दिख रहा है ना? तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? हम लोग बोल देंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है, बीड मतलब मोतियाँ। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कि अगर इसको हम लोग ऐसे करें कि ये धागा है, धागों पे मोतियाँ लटकी हुई हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। समझ में आ रहा है? डीएनए था, डीएनए को हमने हिस्टोन प्रोटीन पे क्या हुआ, रैप कर दिया, तो वो एक स्ट्रक्चर जहाँ पे रैप किया है जैसे इसके ऊपर, इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। पर ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर होंगे छोटे छोटे, लंबा होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक, अब क्या होता है, यही क्रोमैटिन जो है थोड़ा और कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है। मतलब कंडेंस का मतलब समझ रहे हो ना? पानी कंडेंस होता है तो क्या बनता है? बर्फ़ बन जाता है। मतलब कंडेंस होने का मतलब कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर दिया जाए। ठीक है, पानी को कंडेंस होता है तो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वैसे ये भी कंडेंस होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये कुछ किस तरह का है? तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा? ऐसे डीएनए इसमें ऐसे पैक होंगे, रैपिंग होंगे। डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन होगी यहाँ पे। क्या हुआ? क्रोमैटिन का क्या हुआ? पैकिंग हुआ। क्रोमैटिन को भी हम लोग पैक कर दिए फिर से, तो वो क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। इतना क्लियर हुआ? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, इसमें डिफरेंस पे पूछेगा तो बता देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ये तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। इनको हम नाम देते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। क्यों ऐसा बोले? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम अलग करना है बन के। हिस्टोन प्रोटीन से हमको अलग करना है, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हमको उसे डिफरेंट करना है, तो हमने उसका नाम रख दिया नॉन हिस्टोन। मतलब एक हिस्टोन है, जो हिस्टोन नहीं है उसको हम लोग बोलिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? हमारा डीएनए मिल रहा है, हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है, उसके अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होता था। क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए। तो अगर क्रोमोसोम बोला जाए किससे मिलकर बना हुआ है, तो डीएनए प्लस आरएनए। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा मतलब 2-4 साल में एक बार पक्का रिपीट होता है क्वेश्चन। इस बार नहीं आएगा तब भी बनाएगा। प्रोटीन वो भी कैसे? प्रोटीन समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? नहीं है पूछ लो। लिखा है क्रोमोसोम जो मिलके बनाता है, क्रोमोसोम इक्वल टू डीएनए
चारों चीज़ से मिलकर बना होता है तुम्हारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर अब तुमको क्रोमोसोम कोई बोले, क्रोमैटिन बोले, डीएनए बोले, आरएनए बोले, तो डिफरेंस बता ले जाओगे, ये डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। जो लोग नहीं आए हैं बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी है, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा ये, उनको दोबारा हम पढ़ाने जा नहीं रहे हैं। तो क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए सबको कन्फ्यूजन रहता है, तो ये आज क्लियर हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो तुम लोग, किताब में देखते हो क्रोमोसोम कुछ अलग टाइप का बना है, हम एक बनाए हैं, तुम लोग ऐसे किताब में तो देखते हो ऐसे बनता है ना, हम एक बनाए तो कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि सर आप गलत बना दिए, क्या कर दिए, क्यों ऐसा बना है? जो सब छोटा होगा ऐसे कैसे होता है? कुछ डिफरेंस होगा ना, तभी तो एनसीईआरटी में ऐसा बनाया है, हम ऐसा बनाए, कुछ तो होगा। अभी देखते हैं, देख चुके हैं हम लोग वही चीज़ है। देखो क्या होता है ना, जब सेल वॉल जो होता है, सॉरी सेल डिवीज़न जब होता है ना, तो जब सेल डिवीज़न होता है हमने बात किया था कि क्या होता है, क्रोमोसोम अपना अमाउंट डबल कर लेता है। अभी पढ़ा था ना जस्ट पहले कि जब सेल डिवीज़न होने वाला है, सेल का डिवीज़न, सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाने वाली है, उस कंडीशन में क्या होगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल कर लेता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, पर जब डिवीज़न होने वाला होता है तो वो ऐसे और हम लोग जब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमें क्रोमैटिन इतना मतलब ऐसा होता है कि दिखता नहीं है क्लियर। हमें जब क्रोमोसोम कब दिखता है, सिर्फ मेटाफेज के अंदर दिखता है, जो हम लोग वो फेज बनाए थे ना, मतलब जब डिवीज़न वाला फेज होता है उस टाइम में ही दिखता है हमको। तो हमको और जब दिखता है तो उस समय इस कंडीशन में रहता है, तो जनरली बुक्स में ऐसा बना रहता है, क्योंकि ये क्या है, चीज़ें सेम है, जैसा ये है उसी का कॉपी है। ठीक, ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, न्यूक्लियर कोर हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक डेंस स्टेट एरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डेंस स्टेट एरिया। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। एक रहेगा तो न्यूक्लियोलस और दो एक से ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोलाई। तो सिंगल रहेगा। अभी न्यूक्लियोलस के बारे में बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा होता है, डेंस मतलब कि जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं न्यूक्लियस का, तो सबसे डेंस एरिया यही दिखता है। तो जब हम लोग न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे, देखने के लिए हमको स्टेनिंग करनी पड़ती है ना, जब देखेंगे तो सबसे डेंस एरिया ये दिखता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये इसमें कोई अलग से मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, कंटिन्यूअस होता है, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए बनता है। ये आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। जिस एरिया में सिंथेसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, क्योंकि वो थोड़ा डेंस होता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा वैसा रहेगा, बस वहाँ पे जब हम स्टेनिंग करेंगे तो सबसे डेंस एरिया ये दिखता है, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, इसलिए इसका नाम अलग दे दिया न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, या फिर इसको आरएनए भी बोलते हैं। जनरली आरएनए जो होता है, आरएनए देखो कई टाइप का होता है, लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना होता है। तो एक होता है तुम्हारा पहला एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, तीसरा जो होता है टीआरएनए। इन दोनों का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम होता है राइबोसोम के फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना जल्दी जल्दी बनाओ।
एम को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। टी को बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए और आर को राइबोसोमल आरएनए। अभी जब लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एक एक फंक्शन भी देखेंगे। अभी बस बता दिए बेसिकली हम लोग को 3 टाइप के आरएनए पढ़ने हैं, जिसमें से एक होता है तुम्हारा mRNA, एक tRNA, एक rRNA। rRNA जहाँ बनता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, rRNA का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसी की हेल्प से तुम्हारा राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। हो गया? अगर तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, जगह दिख रही है इन दोनों के बीच में, इसको हम नाम देते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बाहर लिखना। पेरी न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर। अब इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। तो न्यूक्लियर के चारों तरफ प्रेजेंट है ये एरिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर कंपार्टमेंट, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ पे हम लोग याद, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर याद है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कहाँ से स्टार्ट होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता था ना। जैसे स्ट्रक्चर होता था, तो ये बोला ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी ओरिजिन किससे हुई है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तभी वो क्या होता है, अटैच होता है, ठीक। और तुम्हारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में तुम्हारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमको याद करना, 2 जगह राइबोसोम प्रेजेंट होगा, एक इनके ऊपर और एक माइटोकॉन्ड्रिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। तो 2 जगह क्या होगा तुम्हारा, ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का। अब देखो ये पोर का काम क्या होता है, इतना समझ लीजिए, इतना न्यूक्लियर नोट कर लिया ना। पोर का काम होता है, पोर का काम क्या होता है, जो न्यूक्लियर पोर है उसका तो कुछ काम होगा तभी तो बना है। तो उसका मेन काम जो न्यूक्लियर पोर होता है, इसका मेन काम होता है कि जो राइबोसोम या फिर जो आरएनए एमआरएनए बन रहा है, टीआरएनए बन रहा है, इसको ये बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म बेस्ड है, जहाँ पे प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से पोर के थ्रू जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियस को, तो वो इसके थ्रू अंदर आता है। तो इसका काम क्या है, एक्सचेंज बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में अदला बदली करना, चीज़ों का, सामानों का अदला बदली, है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अगर कहीं से पूछा जाए न्यूक्लियर पूल का फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा बता सकते हैं ना, ये क्या करता है कि सामान यहाँ के सामान को न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुँचाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म की कुछ चीज़ों को साइटोप्लाज्म में। तुझे क्या क्या पहुँचाता है तो बता ले जाओगे, राइबोसोम को पहुँचाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए तो आरएनए को पहुँचाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, राइबोसोम। न्यूक्लियस तो लगभग खत्म हो गया। अरे नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ छूटा है, सॉरी। ये न्यूक्लियस खत्म हो गया, अब हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी दिया है इसमें, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा देना।
देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसका? क्रोमोसोम का। सबको पता है ना क्रोमोसोम होता क्या है? मतलब उस क्रोमोसोम के देखो दो आर्म्स होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं PR, मतलब दो आर्म का मतलब भुजाएं होती है ना, तो ऊपर वाले को बोलते हैं PR और नीचे वाले को बोलते हैं QR। ठीक, तो इसके दो इधर साइड हो गए, दो इधर हो गए, दो PR हो गए, दो QR हो गए। ठीक है, ये सेंटर में जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। जितना सेंट्रोमियर होता है उतना क्रोमोसोम होता है। हम लोग जब कभी काउंट करते हैं कि सेल में कितना क्रोमोसोम है, तो किसके बेसिस पे? क्रोमोसोम नहीं गिनते हैं, हम लोग देखेंगे कितना सेंट्रोमियर है। अगर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है, दो सेंट्रोमियर है तो दो क्रोमोसोम है। तो अगर कहीं काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम लोग क्या काउंट करेंगे? सेंट्रोमियर को काउंट करेंगे। और सेंट्रोमियर के दोनों साइड में एक डिस्क से प्रोटीन लगी हुई है, डिस्क से प्रोटीन होती है, इसको नाम देते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटिक कोर। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर लाल लाल दिखता है बगल में, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक कोर। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? हमारा क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डिस्क का मतलब सब लोग समझते हैं ना, प्लेट देखियो, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, डिस्क जो हम लोग वो लगाते हैं कैसेट, पहले जो कंप्यूटर में लगाते थे, CD जो होता था, वैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको डिस्क शेप बोलते हैं। ये एक शेप है, ऐसा ही शेप का कुछ प्रोटीन पाया जाता है दोनों साइड में, जिसका नाम हम लोग देखेंगे काइनेटोकोर। नाम याद रखना है, क्या नाम है? काइनेटोकोर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? Q आर्म। ये क्या है? P आर्म। काइनेटोकोर का भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या काम होता था काइनेटोकोर का? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर लिखा नहीं, काइनेटोकोर का काम क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, आधा घंटा पहले। अरे स्पिंडल फाइबर इसी से अटैच होता था। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? काइनेटिक कोर से अटैच होता है, और वही अलग खींचता है। जो तुम्हारा क्रोमोसोम ऐसे लेटा हुआ रहता है, ये क्रोमोसोम सीधा ये लेटा हुआ ऐसे अरेंज हो जाता है मेटाफेजिक ग्रिड में। तो ये क्या भाई, एक ऊपर की साइड में हो जाएगा, एक नीचे के साइड में हो जाएगा। तो जो सेंट्रियोल से जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर आएगा, वो आगे एक साइड पे इधर वाला अटैच हो जाएगा दूसरे साइड पे, और ये दोनों खींचेंगे तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रोमियर एक है, लेकिन जब डिवीजन होगा तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा, फिर दो सेंट्रोमियर हो जाएगा, दो क्रोमोसोम हो जाएंगे उस कंडीशन में। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? देखो इस काइनेटिक इस सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को चार पार्ट में, मतलब चार टाइप में डिवाइड कर देते हैं। किसके बेसिस पे? सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे। सेंट्रोमियर कहाँ पे है, इस बेसिस पे कि उसका कहाँ प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, उस बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को चार टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है मेटासेंट्रिक। क्या होता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं पहले वाले को? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्यों मेटासेंट्रिक बोलते हैं?
पे जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल बीच में होता है, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म, मतलब इसका और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। पी आर्म का साइज क्यू आर्म के साइज के बराबर होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि एकदम सेंटर में होगा तभी ना, जब ये और ये बराबर होगा तो बीच में सेंटर में होगा। ऐसे क्रोमोसोम को लोग क्या नाम देते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे पी आर्म ये है क्यू आर्म, यहाँ पे पी आर्म जो है वो छोटा हो जाता है किससे, क्यू आर्म से। यहाँ पे क्यू आर्म बड़ा हो जाता है और पी आर्म छोटा हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, पी आर्म बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है किससे, क्यू आर्म से। इसमें छोटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। रो रहने लगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठाकुर मेरे हाथ छोटे करते जा रहे थे, पहले सब बराबर था, फिर थोड़ा और छोटा होगा, अब तो एकदम छोटा कर दिए। अब भाई साहब ये इनका नाम है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे सिर्फ क्यू आर्म ही प्रेजेंट होता है, पी आर्म एब्सेंट होता है। ठीक, तो चार बेसिस क्रोमोसोम को डिवाइड किए थे, एक को बोलते थे मेटासेंट्रिक, एक को बोलते थे सब मेटासेंट्रिक, तीसरे को एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो टीलो क्यों बोल रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, ये साइड में, इसको बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोग दिया टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। तो अब देख रहे हो टीलोमियर क्यों बोल रहे हैं, कि टीलोमियर पे पहुंच गया तुम्हारा ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ पहुंच गया है, टीलोमियर के पास पहुंच गया है, तो इसलिए इसका नाम लग गया टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नहीं समझ में आया, फिर से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में, पूछो। देखो क्या है, फिर से समझा। तो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की दो ऊपर हाथ है, दो नीचे हाथ है। तो उन हाथों के साइज के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को चार भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है जब पी वाला हाथ और क्यू वाला हाथ बराबर होगा, तब क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर होगा एकदम सेंटर पे होगा, ये सेंट्रोमियर काला वाला जो है सेंटर पे होगा। तो इस कंडीशन में इसका नाम रख देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे पी आर्म जो है क्यू आर्म के बराबर है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, पी आर्म छोटा हो जाता है क्यू आर्म से, मतलब ऊपर वाला हाथ है वो थोड़ा छोटा होता है, क्यू आर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो पी वाला आर्म था ऊपर वाला एकदम छोटा हो जाता है, ये सब हट गया, उसके एक बचा है तो छोटा हो गया। तो पी आर्म इज वेरी लेस देन क्यू आर्म, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट वाले में क्या होता है कि ऊपर वाला हाथ ही गया, ठाकुर ये हाथ दे दो तो दे दिया ठाकुर ने हाथ, तो क्या बचा, सिर्फ क्यू आर्म बचा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि किसी क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है या सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग टीलोसेंटर बोलते हैं या फिर टीलोमियर बोलते हैं। ठीक है, टीलोमियर बोलते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसी को टीलोमियर बोलते होंगे ना, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे है इसको, इस वाले पार्ट को भी टीलोमियर बोलते होंगे। तो अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा सेंट्रोमियर, तो इसलिए हम लोग बोले कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोले, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब क्या करेंगे, जब हम लोग डिवीजन करके खींच रहे थे दो क्रोमोसोम को, ऐसे खींच रहे थे ना, यहाँ पे मेटाफेनिक में कंडीशन रही होगी, इसके ऊपर यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक कोर होगा, ऐसा रहा होगा ना, ऐसे ही प्लेट अरेंज हो जाती है। तो यहाँ से स्पिंडल है इनको खींच रहा होगा, इधर भी खींचेगा, तो जब ये टूटेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनता है।
ये क्रोमोसोम आम ऐसे तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वी शेप में दिख रहा है ना, वी शेप दिख रहा है ना। तो जब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम टूटता है तो वी शेप का ऐसा होता है, वी शेप। ठीक है, जब ये सब मेटासेंट्रिक टूटेगा तो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ऐसा कुछ होगा। ये कैसा लग रहा है देखने में, उल्टा एल दिख रहा है ना, एल, इसको सीधा उलट एल दिखे ना, इसको बोलते हैं एल शेप। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, दिखता नहीं है जे शेप, लेकिन जे शेप बोलना पड़ेगा, किताब में दिया तो लिखते इसको जे शेप। अब इसमें कैसा होता है, बहुत बड़ा था छोटा सा, जे जैसा दिख नहीं रहा है पर बोलते हैं इसको जे शेप। जब ये इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये जे शेप में होता है। और ये वाला कैसा होगा, इसको दिख रहा है कैसा है, ऐसा ही होगा ना। ये कैसा है, आई शेप। चारों शेप याद करके रखना। जब ये किस फेज में टूटता है ये याद है, किलो फेज में टूटता है याद है, किलो फेज में ब्रेकडाउन होता है। तो कौन कौन सा होता है, पहला वाला मतलब मेटासेंट्रिक टूटेगा तो वी शेप में टूट जाएगा, ये टूटेगा हमारा सब मेटासेंट्रिक टूटेगा तो एल शेप में जाएगा, एक्रोसेंट्रिक टूटेगा तो जे शेप में जाएगा, और टीलोसेंट्रिक टूटेगा तो आई शेप में जाएगा। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। इसमें एक चीज़ और बचा, लास्ट पॉइंट। देखो ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन, समझते हो क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन? कॉन्स्ट्रिक्शन भी जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। पेज नहीं है, यह है स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में या फिर कहीं पे भी सेंटर पे हम लोग क्या करें, किसी चीज़ को ये ऊपर की तरफ फुला हुआ, बीच में क्या दबा दिए कंप्रेशर से ऐसे कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, एक जगह पे ये इकट्ठा हो गया, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जहाँ पे थोड़ा सेंट्रोमियर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, मतलब पहला कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कभी कभी क्या होता है, दो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन दिखने लगता है क्रोमोसोम में, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा वाला जो यहाँ पे जुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जो ऊपर है इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम का पार्ट ही है। बाई चांस कहीं क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, बाई चांस ऐसे हो गया, दोनों साइड होगा। ये जो सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसके ऊपर का जो पार्ट होगा इसको बोलोगे सैटेलाइट डीएनए, या फिर साथ में एक और नाम बोलते हैं इसको जंक डीएनए। क्या होता है, जंक डीएनए। जंक सुना है वर्ड, सब सुने होंगे, नहीं सुने हो? क्या होता है बताओ, दबा के खाते हो, जंक फूड, बर्गर पिज्ज़ा, ये सब क्या है, जंक फूड में आता है ना, इसको जंक फूड बोलते हैं। जो भी बर्गर पिज्ज़ा या फास्ट फूड बोलते हैं या फिर जंक फूड बोलते हैं ना, जिसका कोई काम नहीं हो, जो किसी काम का ना उसको जंक बोलते हैं। तो ये जो डीएनए होता है इसका कोई काम नहीं होता है, ये फालतू का होता है। इसमें बता जाए मोबाइल में मिलता है क्या, कचरा, वही जंक, वही कचरा वाला ही चीज़ है। तो ये जंक, इसको जंक डीएनए भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है। मतलब जो क्रोमोसोम के जितने डीएनए सब तो कुछ ऐसा नहीं है कि सारा काम करेंगे, कुछ फालतू के होते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए का भी कोई काम नहीं होता है, इसको जंक डीएनए बोलते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं होता। आगे लिख लेना, इट कैन नॉट हैव एनी रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब सैटेलाइट डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए या फिर जंक डीएनए। फाइनली न्यूक्लियस खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है राइबोसोम।
10 मिनट है, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा आज। कुछ होमवर्क मिला था ये ठीक है। तो एक इंसुलिन निकलता है, साथ में ग्लूकागॉन निकलता है, तो उसके साथ कुछ ढेर सारे एंजाइम भी निकलता है, पता है कि नहीं? तो एक इकलौता ऑर्गन ऐसा है जहाँ से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? पढ़े हाई स्कूल से हाई स्कूल में पढ़ाए, तो छोड़ दो, हाई स्कूल में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे ना, पाचन तंत्र नहीं पढ़े थे, इससे आगे क्या बात सकते हैं? कौन सा एंजाइम निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है तुम्हारे, पढ़े नहीं होंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है तुम्हारा, बाकी जो पार्ट होता है पैनक्रियास का उससे निकलता है तुम्हारा क्या, कुछ एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं ये बताओ? पेप्सिन, पेप्सिन कुछ पढ़ा है? पत लिखो, नोट करो, कल इसका लिख के लाना। कल का होमवर्क है। कौन सा एंजाइम निकलता है पैनक्रियास से? हार्मोन नहीं, कौन सा एंजाइम निकलता है पूछ रहे हैं? तो हार्मोन है ना, एंजाइम कौन सा? कई सारे निकलते हैं, मैं एक दो नाम बताया हूँ, बहुत सारे निकलते हैं। बैक्टीरिया का डायग्राम बना के लाने के लिए बोले थे, सब लोग गलत ही बनाए थे, तुम सही बनाए थे, बाकी सबका गलत था। प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरिया बात नहीं लाए हो, सही है तो क्या मतलब गलत लाओगे और चेक कर जाएगा, हो जाएगा। आप बना के लाए हो, भाग जाते हो आप क्या बना के लाओगे? चैप्टर खत्म हो गए, अब होमवर्क बड़ा वाला मिल रहा है, कल का टाइम है, कल नहीं चेक करेंगे, परसों चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट जितने भी तुमको लाइंस लगेंगे उनको मार्क करके लाना है। और कहीं कॉपी में अगर लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते हो तो मार्क तो कर ही देना है। उस तरह नहीं, पूरा नहीं रखना है, पूरा नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको तुम नोट कर लेंगे। पूरा एनसीईआरटी कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? पूरा भी नहीं है सर, इम्पोर्टेंट वाला तुम नोट करके लाना। एक चैप्टर का तो नोट बना ही सकते हो 2 दिन में आप, नहीं लिखोगे मतलब लिखोगे नहीं तो उतना याद होगा। जिसमें लिखो, मुझे कोई हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, उर्दू आता है उर्दू लिखो, अरबियन आता है अरबियन लिखो, कोई उर्दू तक आता है, अरेबियन नहीं आता है, उर्दू तक आता है। थोड़ा बहुत आता है, 10वीं पास में उर्दू से, 10वीं तक पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े, छूट गया है। चलो लास्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के बनाने में मदद करता है। ठीक, 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S वाला, अब देखो एक राइबोसोम हमेशा 2 सब यूनिट से मिलता है। राइबोसोम किससे मिलता है? 2 सब यूनिट। एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, स्मॉल, और दूसरे को स्मॉल सब यूनिट। अब अगर हम लोग 70S को तोड़े, दो ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा, 50S प्लस 30S। जोड़ना नहीं, ये गणित नहीं, ये बायो है। और ये 2 सब यूनिट से बना होता है। लार्जर सब यूनिट होता है तुम्हारा 80S
स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर अगर राइबोसोम होता है। एक सब यूनिट ये लार्जर सब यूनिट हो गया, तो ये 50s हो गया, ये हमारा 30s हो गया। ठीक, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये राइबोसोम किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है प्लस आरएनए का। अगर किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब क्या बनाता है, नहीं, किसी चीज़ से बना हुआ है। कितना होता है? 60s और 40s होता है ना? हाँ यार सॉरी, 20s बोलते हैं और कंफ्यूज हो गया, मैं लिख रहा था 20s। सॉरी, थैंक यू। दिमाग में रहता है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से और आरएनए से। ठीक, ये लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, 50s हो गया, ये 30s हो गया। इसमें लार्जेस्ट सब यूनिट कितने का होगा? 60s और ये 50s। जो एस है यहाँ पे वो होता है तुम्हारा कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो ऐसा कोफिशिएंट होता है, बता चुके हैं तुमने, तो बताओ। हम लोग बताए थे ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं ना। क्या तो बताया तुमने, तो कई बार बता चुके हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। अब होता क्या है, क्यों ऐसा हम लोग को आ रहा है कैलकुलेशन में, ऐसा क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि 60s और 40s 100 होना चाहिए, 80 क्यों हो जा रहा है? और ये 30 और 50 जो है वो 80 होना चाहिए, तो क्यों? छोटा होता है 40s, बड़ा से बड़ा होता है 60s। वो नहीं, ऐसा नहीं है, ये होता है, हो सकता नहीं, ये होता है। अब देखो, जब 50s और 30s को, ये दो पार्ट हैं, एक 50s है, मतलब अगर हम लोग अकेले इसको 50s को लिए और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, ठीक है, अगर 50s को लिए और सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बताए थे कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें करके बहुत तेज़ी से, स्पीड से, हाई स्पीड से, रोटेशन से बहुत तेज़ी से इसको मूव कराते हैं। अब किसी टेस्ट ट्यूब, बड़ा सा टेस्ट ट्यूब, उसमें हमें को डाल दिया जाए और ऐसी तरह मूव किया जाए, हाथ कहीं, पैर कहीं, सर कहीं, ऐसे होगा ना, टूट के टुकड़े टुकड़े टूट जाएंगे। उसमें फिर क्या होगा? टुकड़े टूटने के बाद जो भारी होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऐसा होगा ना? नहीं समझ में आया? मट्ठा में है वो घर पे दही, सबके घर दही वहाँ जाता होगा ना, तो ऊपर मक्खन हल्का होता है, ऊपर चला जाता है, जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है। वो क्या है? वो भी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की वजह से ही जाता है। तो उस बेसिस पे इसका जो आया वो 50 आया और इसका 30 आया, जब अलग अलग किए तो, और जब इकट्ठा किए तो कितना है? 70 है। यही है, मतलब अलग कर रहे हैं तो 50 आ रहा है और 30 आ रहा है, लेकिन अगर जब इकट्ठा कर रहे हैं तो 70 आ जा रहा है। उसके केस में 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, फिर इकट्ठा कर रहे हैं तो 80 आ जा रहा है। क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ? कंफ्यूज लग रहा हो तुम भैया, वो पीछे वाला नहीं कंफ्यूज हो? ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम। दो टाइप का राइबोसोम होता है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक राइबोसोम होता है, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। यूकैरियोटिक में जनरली मोनो पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक पाया जाता है। होता क्या है? ये mRNA है, ना RNA है, ठीक है, mRNA, और इसके ऊपर तुम्हारा ये राइबोसोम आके अटैच है। ढेर सारे राइबोसोम एक साथ इकट्ठे mRNA पे अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर सिंगल होता है
किसके कैसे पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। जब क्यों पॉलीसिस्टोनिक बोले? पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब सबको पता ना बहुत सारा, और इसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे। वे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, बेसिकली जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट होंगे वहाँ पर अटैच हो जाएगा जाकर राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कैसे तो सिंगल होता है, एक है यहाँ पे सिर्फ एक होगा, इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। क्या चीज़? प्रेजेंट? अच्छा टाइम हो गया क्या? ये खत्म हो गया, ठीक है। अब राइबोसोम खत्म हो गया। राइबोसोम में कोई पॉइंट बचा हो तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। आज कितना तारीख है? 10 जनवरी। सुमित आया है, उवैस भी आया है, गौरेंद्र भी आया है, सोनू आया भी है, और आशीष आया है। ठीक है, बस 5 लोग आए ना। नाम याद हो गया, लगभग सबका याद हो गया। बंद कर दिया।